नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया एक एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल मंडे 7 जुलाई 2025 को कैसे मूव कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट एंड मिली निफ्टी 50। अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज दिखा देता हूँ जो आ रही हैं। अभी आपको पता है 9 जुलाई को जो ट्रम्प की 90 दिनों की टैरिफ पे पॉज लगा था वो आने वाली है, जिसके बाद वो कंट्रीज़ पे 20-25% 30% टैरिफ लगाएगा जिन जिन के साथ ट्रेड डील नहीं हुई होगी। तो ये एक न्यूज़ है जो कि मार्केट में अब इफ़ेक्ट करेगी कि मार्केट कैसे मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि इलॉन मस्क ने बोला था कि अगर ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल जो है पास हो गया यूएस से, यूएस के जो भी पार्लियामेंट होता है वहाँ से, तो वो अपनी एक अमेरिका पार्टी बना लेगा। तो उसने अभी अपने बोल दिया कि मैंने अमेरिका पार्टी फॉर्म कर ली है। जो ये ट्रम्प का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है उसमें इंडिया के लिए भी ये ख़राब चीज़ है कि रेमिटेंसेस जो है वो रेमिटेंस पे 1% कुछ टैक्स या 1.5% टैक्स वो लगाने वाला है, जो पहले 5% था। तो 5% से कम होकर वो 1% हो गया है या 1.5% हो गया है, जो अच्छी बात है। बट वैसे तो ख़राब ही चीज़ है क्योंकि ये पहली कंट्री जो ये लगा रही है और एक बार टैक्स लग गया तो बाकी कंट्रीज़ भी ऐसे टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जापान को जो ट्रम्प के पिछले कुछ टाइम से धमकी दे रहा था कि आप हमें कम पे कर रहे हो, हम आपको जो मिलिट्री देते हैं और आप हमसे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हो। तो जापान और यूएस में पिछले कुछ टाइम में जापान के नेगोशिएटर और यूएस का जो लुटनिक है उनके बीच में काफ़ी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं और होपफुली इनके बीच में भी कोई डील एक अच्छी क्रैक हो सकती है जो भी एक स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट को और ले जा सकता है। एक और न्यूज़ आई है जो पॉजिटिव है कि सीरिया में असाद रेजिम के चेंज होने के बाद यूके और सीरिया में टाइज फिर से रीस्टैब्लिश हो गए हैं। और जो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि इज़राइल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं कतर में, जो कि गाज़ा के ऊपर कॉन्वर्जेशन करेंगे, गाज़ा डील के ऊपर कि गाज़ा में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ के ऊपर बात होगी। ठीक है, ये इज़राइल का हो गया। इज़राइल गाज़ा के बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि ट्रम्प वांट्स यूक्रेन टू बाय पेट्रियट मिसाइल। मतलब ट्रम्प ने अभी बात करी थी पुतिन से फ़ोन पे जिसमें कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं निकली है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है पुतिन के बिहेवियर से और वो चाहता है कि अब यूक्रेन अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ट्रम्प से मिसाइल खरीदना स्टार्ट करे। ट्रम्प इज़ बेसिकली अ बिजनेसमैन। अगर वो पुतिन के साथ डील नहीं क्रैक कर पा रहा है तो उसको ये लग रहा है कि एटलीस्ट यूक्रेन मेरे से जो मिसाइल्स वगैरह वो खरीदे और मैं उस तरीके से अपना फ़ायदा उठाऊँ। और जो ज़ेलेंस्की है उसने बोला, जो अभी मेरी लास्ट कन्वर्सेशन डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई वो काफ़ी प्रोडक्टिव थी, अब तक की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। ये सारी न्यूज़ तो ग्लोबल है। जो इंडियन मार्केट के लिए, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो मैनिपुलेटर था ऑप्शंस मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में, बेसिक मोस्टली ऑप्शंस मार्केट में, वो जेन स्ट्रीट था जो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, वो बैन हो चुका है। जेन स्ट्रीट ने पिछले टाइम में इंडिया से 36, कोई फिगर कह रहा है 36,000 करोड़, कोई फिगर कह रहा है 40,000 करोड़ रुपए इंडियन रिटेल ट्रेडर्स से कमाए हैं। जहाँ पे इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का जो सेबी के अकॉर्डिंग लॉस हुआ था इस टाइम पीरियड में वो 1 लाख करोड़ के अराउंड था। तो आप ये समझ लो कि ये एक कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ में से 36 से 40,000 करोड़ रुपए खुद कमाए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 36 से आपका कितना 40%, 36% टू 40%, मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने इंडियन ट्रेडर्स का कितना बड़ा लॉस करा था जेन स्ट्रीट ने। ये बैन हो चुका है और ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये काफ़ी स्टॉक में मैनिपुलेशन करता था। आप देखते होगे कि कई बार एक कैंडल बनी जो अभी आपको पता होगा लास्ट थर्सडे कोई कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन कलर की बनी थी, उसके बाद एक वीक वाली कैंडल बनी थी, तुरंत 5 मिनट के अंदर ही वो पूरा का पूरा ब्रेकआउट फेल कर गया था एक रेड कैंडल बन के। ये क्या था? ये एक था आपका मैनिपुलेशन, जिसमें कि पहले जो आपके एचडीएफसी, रिलायंस और जो आईसीआईसीआई हैं, जो आपके हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस हो गया, इन सब में एकदम से ये बाय करते थे और एकदम से फिर इसको गिरा भी देते थे, जिसमें कि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते थे। जब मार्केट ऊपर निकलता था रिटेल ट्रेडर्स बाय की साइड जाते थे और जिन्होंने सेल कर रखा था उनके एसएल हिट होते थे। तो वो
जैसे ही घुसते थे वैसे ही अगली कैंडल में वो उस पूरे मार्केट को रिवर्स करके बायर्स का भी स्टॉप लॉस तोड़ाते थे, सेलर का स्टॉप लॉस तोड़ा ही दिया था, और जो यहाँ पे लिक्विडिटी आई उससे वो अपना फिर सेलिंग पोजीशन बना लेते थे। ये जेन स्ट्रीट हमेशा करता था, ये सबको पता था, और सेबी ने एक अच्छा मूव करा है कि इसको बैन कर दिया है। अभी जो इनिशियल न्यूज़ आ रही है कि उनके बैंक्स में कुछ लगभग 4,800 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसको सेबी ने सीज़ करा है, जो कि सेबी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक वो पैसे नहीं रिलीज़ करने देगा बैंक्स को। ये एक न्यूज़ है। और जो एक और न्यूज़ है वो ये आ रही है कि टर्की से न्यूज़ आ रही है कि ग्रीस में परचेज इंडियन मेड ब्रह्मोस एंड इंडियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि टर्की के अगेंस्ट ग्रीस यूज़ कर सकता है। ग्रीस, आपको पता होगा, ग्रीस और टर्की के बीच में एक साइप्रस को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ग्रीस और टर्की वैसे तो नेटो मेंबर्स हैं, पर दोनों के बीच में एक लड़ाई रहती है। तो सिंस अभी टर्की ने पाकिस्तान को बाइकर ड्रोन्स बेचे थे इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया का ये मूव, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी गए थे साइप्रस, और उन्होंने अब ग्रीस में ये सेल करने की बात कर ली है। ब्रह्मोस हो गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सॉरी, वो हो गया, और भी जो भी इंडियन मेड इक्विपमेंट है, हो सकता है मे बी फ्यूचर में तेजस भी हो जाए, जब तेजस एक्चुअल में बन जाए, तो वो ग्रीस को बेचना अगर इंडिया स्टार्ट करती है, दैट विल बी अ गुड काउंटर टू टर्की, क्योंकि टर्की, आपको पता है, सीधे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बहुत बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को टर्की अगर सपोर्ट करता है, तो हमें भी टर्की के अगेंस्ट, टर्की के एनिमी को, ग्रीस को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि हम अजरबैजान के साथ करते हैं। अजरबैजान, जो भी इनकी स्पेलिंग है, कि फाइट होती है अर्मेनिया के साथ। अजरबैजान सीधे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के साथ है ये, तो अर्मेनिया को हम हमेशा से इक्विपमेंट बेचते आए हैं। तो सेम चीज़ हम टर्की के साथ भी अब करना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो ये अपने इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए एक अच्छी, डिफेंस मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। हालांकि ये अभी र्यूमर्स है, क्योंकि टर्की ने ये न्यूज़ पब्लिश करी कि ग्रीस ऐसा सोच रहा है करने की, परचेज़ करने की, बट अगर ये फुलफिल होती है बात आगे, तो फिर इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट मेकर्स के लिए। अब आ जाते हैं हम चार्ट्स पे। चार्ट्स की एनालिसिस करते हुए मैंने आपको जो लास्ट डे बताया था, मैंने ये बोला था कि मार्केट एक जो नीचे चैनल चल रहा है उसके पास आ चुका है, और भले ही एफआईआईज़ की बेयरिश पोजीशंस हैं, मुझे लगता है कि मार्केट को हो सकता है ये नीचे ला के इस ट्रेंड लाइन के पास जितना भी थोड़ा सा गैप है उसको फिल करके इस ट्रेंड लाइन से फिर एक बाउंस कराने की कोशिश करें। तो हुआ क्या, अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जो डे था वो डे कुछ इसी तरह वर्कआउट करा कि उन्होंने पहले तो मार्केट को जहाँ से ओपन करा उसके बाद मार्केट को नीचे लेके गए, और नीचे एक बार जब उन्होंने अपने पुट और जो भी उनके सेलिंग पोजीशन थी उसको बुक कर लिया होगा एफआईआईज़ और डीआईज़ ने, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट को अच्छा चढ़ा के एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे बना के दी है। एक हैमर बना है जो कि हाई पे बना है, जिसको मैं एक अच्छी बुलिश कैंडल मान सकता हूँ, क्योंकि आप ये देख लो, जो पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेशन हुआ था पिछले कुछ दिनों का, उस कंसोलिडेशन के बाद ये हैमर बना है। मतलब देखो, अगर आप इस पैटर्न को देखो तो ये एक पोल बना है, ये एक फ्लैग बना है, और ये फ्लैग का जब ब्रेकआउट होगा, मतलब जब ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही होगी, इसका ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा मूव अपसाइड के लिए दे सकता है। मार्केट इस चीज़ के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई, जैसे मैंने आपको कहा था, 60 के पास आ चुका है, 60 से बाउंस कर सकता है, और 60 के पास सपोर्ट लेके अभी आरएसआई ने बाउंस करना स्टार्ट करा। तो दिस इज़ अ गुड बाइंग जोन, प्रोवाइडेड जो कल का लो है विच इज़ दिस 26 320 330 340 आप मान लो, ये ना टूटे, तो ये मूव आगे कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम इसे अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, जो मैंने पहले जोन्स बना रखे थे, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के पास पहले तो ओपन हुआ, मतलब उसी फेयर वैल्यू गैप में एक गया एक बार ऊपर, फिर वहाँ से मार्केट पूरा नीचे आया। एक बार को उसने ट्रेंड लाइन भी तोड़ी है, बट वो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन तो आपको पता है लाइन की तरह वर्क करती नहीं, आप मान सकते हो कि ये पूरा एक जोन ही था जहाँ से मार्केट को बाउंस करना था, एक ट्रेंड लाइन सी थी ये। मार्केट नीचे आया, फिर अच्छे से इसने धीरे धीरे बाउंस करना स्टार्ट करा, और फिर जाके इसी जोन में, जो फेयर वैल्यू गैप था पुराना, इसी फेयर वैल्यू गैप वाले जोन में जाके मार्केट ने डे एंड करा है। एंड इनफैक्ट अगर अब देखा जाए तो मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया है, जिसको मैं अपडेट कर देता हूँ, एक सेकंड आपके साथ ही मैं अपडेट कर देता हूँ। राइट, तो अब जो एक जोन मार्केट ने बना दिया वो ये है, और ये काफ़ी एक अच्छा जोन है। और ऊपर आपको दिख रहा है जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जब मार्केट तोड़ेगा तो एक अच्छे मूव के लिए मार्केट एक रेडी हो रहा है।
अगर आप देखोगे आरएसआई, तो आरएसआई 50 के ऊपर आ गया है, 50 के ऊपर पॉजिटिव जोन होता है। हालांकि 50 से 60 भी एक साइडवेज जोन होता है, पर अभी ओवरऑल ट्रेंड एक 50 के ऊपर आने का मतलब है कि मार्केट में पॉजिटिविटी वापस आई है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा ये जो मेरे पुराने लेवल्स ड्रॉ थे, मार्केट ने उन पे कैसे रिएक्ट करा है। मार्केट पहले खुला तो इसके ऊपर था, फिर एक बार उसी जोन में आया था, और फिर उस जोन का जब उसने ब्रेक डाउन दिया तो नीचे वाले जोन के पास तक गया, उससे थोड़ा पहले ही वहाँ से बाउंस कर गया, और फिर ये जहाँ पे इसने डे का हाई बनाया था उसके ऊपर ही जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो जो शुरुआत में डे का हाई बनाया था उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं, तो ये एक बुलिशनेस का साइन है। मार्केट एक अच्छे बुलिश जोन में आके क्लोज हुआ है। आरएसआई भी आप देखो तो 60 के ऊपर निकल चुका है, और ये एक अच्छा साइन दिखाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहता है। अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि मार्केट अब ना इस जोन में तब तक सही है जब तक, एक मिनट रुकना, मैं आपको ये लेवल्स थोड़े अपडेट कर देता हूँ। ओके, मेरे हिसाब से मार्केट के ये लेवल्स हो सकते हैं फॉर मंडे, जिसको देख के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो 25 467 469 470 आप मान सकते हो कि ऊपर जब निकलेगा तो मार्केट को एक ईजी मूव मिलेगा 25 530 तक। उसके बाद जो सेकंड मूव मार्केट को मिलेगा वो इस जोन में ले जाएगा 25 590 से लेकर 25 620 तक। मार्केट को नीचे जाने के लिए मुझे लगता है कि सीधे तोड़ना पड़ेगा 25 380 25 400 आप मान लो, 380 400। उसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाए तब तक डाउन साइड लेने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि अभी भी ये जोन में है और एक बुलिश कैंडल अच्छी बनाई है। इस बुलिश कैंडल का जब तक रिजेक्शन नहीं आता तब तक हम इसको मानेंगे कि मार्केट अभी ऊपर ही जाना चाहता है। पहला मूव मार्केट को छोटा मिलेगा 330 तक, 320 तक, और जो दूसरा मूव मिलेगा उसे 260 तक ले जा सकता है। उसके नीचे और गया तो मार्केट फिर वो हम ट्रेल करते रहेंगे अपना स्टॉप लॉस। ये हो गया मार्केट का कल का मेरे हिसाब से व्यू, जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा। एक बार हम FI DI डेटा और ओपन इंटरेस्ट ये सब चीज़ें देख लेते हैं। अगर अभी हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो आपको ओपन इंटरेस्ट को देख के दिख रहा होगा कि 25 500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है, जो कि मार्केट के लिए इमीडिएटली आने वाला है, क्योंकि मार्केट 25 460 पे है। तो 25 500 का जोन अगर टूटा तो मार्केट में काफ़ी अच्छा अप मूव आ सकता है। तो जो मैंने वो लेवल बनाए थे, अगर वो 25 5 तोड़ते हो, 25 500 को भी तेज़ी से तोड़ देते हैं तो एक अच्छा मार्केट में अपसाइड आ सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट्स अपने फिर कवर करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो हर 100 पॉइंट पे एक अच्छा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये जितने भी सेलर्स हैं ये शायद वीकेंड पे डिके लेने के लिए लेके गए हैं ये सेलिंग पोजीशंस। हो सकता है मंडे क्लोजिंग में, मंडे ओपनिंग में अगर इनके अगेंस्ट जाए मार्केट, थोड़ा सा भी डिके मिले तो ये लेके अपना डिके एग्जिट कर जाए। तो वो मूव देखने लायक होगा कैसे करता है मार्केट। अब हम आ जाते हैं एक बार FIDI डेटा पे। FIDI डेटा अगर हम एक बार जाएं यहाँ पे तो आपको ये दिखेगा कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स है इसमें अब FIs ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी और बियरिश इंक्रीज़ करी है। धीरे धीरे ये फिर से 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहे हो। पहले भी मैंने आपको बताया था इनके रहते थे मंथ में शॉर्ट। अब देखते हैं कहाँ तक ये जाते हैं। अभी ये पहुँच चुके हैं 65 तक, 30 में 30,000 कुछ हो गया था, अभी 65 पहुँच चुके हैं। अगर बात करी जाए इंडेक्स ऑप्शंस की, इंडेक्स ऑप्शंस की बात करी जाए तो आपको दिख रहा होगा कि कल इनके पास जो पोजीशंस थी उससे पोजीशन इन्होंने थोड़ी चेंज करी है। पोजीशंस इस तरह से इन्होंने चेंज करी है कि कॉल इनके पास अब लगभग 50,000 बाय हैं और पुट इनके पास लगभग 1.5 लाख बाय हो रखी हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये अभी FIIs थोड़ा बियरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं 1:3 के रेशियो से, और जो इनका व्यू है वो है एक अच्छा मूव आएगा डाउन साइड में, और छोटा मूव एक अप साइड भी आ सकता है, मतलब नीचे ले जाए फिर उसके बाद थोड़ा सा बाउंस कराए, ये मुझे लगता है हो सकता है। अगर बात करी जाए प्रोज की, तो प्रोज अभी भी दोनों साइड के मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 25% बायस इनका थोड़ा बुलिश पोजीशंस, बुलिश साइड में ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास 2,14,000 कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं और 1,77,000 पुट के पड़े हुए हैं बाय पोजीशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर बात करी जाए इंडेक्स ऑप्शंस की, सॉरी फॉर क्लाइंट्स एंड रिटेल ट्रेडर्स की बात करी जाए, तो ये अभी भी ऑप्शन सेलर बने हुए हैं, जहाँ पे थोड़ा सा इनका बुलिश बायस है, और इनके पास लगभग 3.5 लाख पड़े हुए हैं पुट सेल, और 2 लाख
65,000, 2,66,000 इनके पास कॉल सेल पड़ी हुई हैं। तो थोड़ा-सा इनका बुलिश बायस है और थोड़ा छोटे मूव का ही ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और जो एफआईआईज़ एंड प्रोज़ हैं, ये अभी भी ऑप्शन बायस है, तो ये बड़े मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये है पोजीशंस इन लोगों की, इनको देख के आप भी और मेरे जो लेवल्स हैं मैं उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगा और इनके लेवल्स को देख के अपने लेवल्स भी आप खुद मार्क करिए, उनके अकॉर्डिंग आप भी ट्रेड करिए एंड होपफुली अब चेन शीट के जाने के बाद से थोड़े जो मैनिपुलेटिव कैंडल्स बनते हैं वो बनने बंद हो जाएंगे, थोड़ा रिटेल ट्रेडर्स के लिए ईजियर हो जाएगा ट्रेड करना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो मैं आपको बात कर रहा था, जो मैनिपुलेटिव कैंडल बना था इससे पहले वाले दिन थर्सडे को, वो ये था। अब ये देखो, ये जो कैंडल बना था, मार्केट एक जोन में, थर्सडे वाला दिन है ये, एक्सपायरी वाला दिन, यहाँ पे जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है, जो अपना स्ट्रैंगल वाले बैठे होंगे। पहले मार्केट एक बार को नीचे गया, जो यहाँ पे अपने वो थे पुट वाले थे, पुट सेल करके बैठे हुए थे, उन्होंने एग्जिट लिया होगा। स्ट्रैडल में पुट सेल करके जो बैठे होंगे उन्होंने एग्जिट लिया होगा, मतलब हो सकता ना आया हो एग्जिट, बट काफ़ी के एग्जिट आने के चांसेस यहाँ पे हो गए होंगे। फिर मार्केट एक बार को एकदम से 5 मिनट कैंडल में बाउंस करा, मतलब आप समझ रहे हो कि ये मार्केट चल रहा था कहाँ पे, अगर ये इस वाली कैंडल से देखा जाए तो ये 25,500 पे चल रहा था और इसने हाई बनाया 25,600 तक का, 100 पॉइंट का मूव आ गया 15 मिनट में। 15 मिनट में 100 पॉइंट का मूव आ गया और अगले 10 मिनट में पूरा का पूरा मूव नेगेट हो गया। तो ये क्या था, ये मैनिपुलेटिव कैंडल थी और कुछ नहीं थी। अगर आप इस टाइम पे नीचे आप वो देखो क्या कहते हैं वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम्स सडनली स्पाइक हुए हैं क्योंकि इन्होंने मैनिपुलेट करा था, इन्होंने अपनी पोजीशंस बुक करी। यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया तो पुट सेलर्स की एग्जिट हुई, यहाँ पे ऊपर गया तो कॉल सेलर्स की एग्जिट हुई, फिर उन्होंने मार्केट नीचे गिरा के दोनों साइड में लिक्विडिटी क्रिएट करके अपने पैसे बना लिए। तो ये जेन स्ट्रीट करता था, ये इनके जाने के बाद से चीज़ें अब होनी कम हो जाएंगी होपफुली, और फिर देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग और इवॉल्व होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो मंडे के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और